बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक बनाए गए ग्रुप्स में हेल्थ ग्रुप की किताब हेल्थ साइंसेस और उसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंसेस, इसका दूसरा टॉपिक करेंगे इलनेस के बारे में। पहला टॉपिक हेल्थ के बारे में था और उसके की एस्पेक्ट। आज हेल्थ इलनेस के बारे में है। इलनेस किसे कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। इलनेस बीमारी या फिर बीमारियाँ। Illness is a condition in which a disease or other health related issue disturb the normal functioning of the body or mind. Illness is a condition, ये एक कंडीशन है, एक हालत है, in which a disease जिसमें एक बीमारी और other health related issue या दूसरे सेहत के मुतालिक मसाइल डिस्टर्ब परेशान कर देते हैं, तकलीफ़ देते हैं द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी और माइंड, दिमाग या जिस्म का जो नॉर्मल फंक्शन है यानी जो रोज़मर्रा के मामूलात है, हरकत है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन भी कह सकते हैं। डिफाइन इलनेस, इलनेस की तारीफ़ करें, इलनेस क्या है। Illness is a condition in which a disease or other health related issue disturb the normal functioning of the body or mind. तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 होगा डिफाइन इलनेस। यहाँ पर इलनेस की मज़ीद वजाहत की जाएगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इलनेस के बारे में आ गया तो आपने क्या करना होगा, पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आपने दरमियान में से जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेने हैं। इलनेस इज़ अ ब्रॉडर टर्म। इलनेस का जो लफ्ज़ है वो वसीम मायनों में इस्तेमाल होता है। that describe a person experience of feeling unwell due to disease, disorder or other health issues. Illness can be short-term acute or long-term chronic. Illness is a broader term. बीमारी या इलनेस जो है वो वसी मायनों में इस्तेमाल होने वाली टर्म है। That describe a person experience of feeling, जो कि किसी भी शख्स के एक्सपीरियंस को बयान करती है। ऑफ फीलिंग अनवेल, और उस शख्स की फीलिंग जो कि बीमार हो, अनवेल हो, ठीक ना हो, ड्यू टू डिजीज़ किसी बीमारी की वजह से, डिसऑर्डर किसी बेतरतीबी की वजह से, किसी फंक्शन के दुरुस्त काम ना करने की वजह से, और अदर हेल्थ इशू या कुछ दूसरे सेहत के मामलात की वजह से। इलनेस छोटे पैमाने पर हो भी इस्तेमाल की जा सकती है और लॉन्ग टर्म में भी, जो कि पूरी इंसान की उम्र चली जाती है, क्रॉनिक पूरी एज पर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पढ़ा है डिफाइन इलनेस। यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है इलनेस की। आपने पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो है अगली जो लाइन है वो भी आप लिख सकते हैं या मज़ीद डिटेल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इलनेस। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ डिजीज़, गिव एग्जाम्पल। व्हाट इज़ डिसऑर्डर, गिव एग्जाम्पल। और इकट्ठा भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिजीज़ एंड डिसऑर्डर विद एग्जाम्पल्स। हमने सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर पेपर की तैयारी करनी है। सबसे पहले हम डिजीज़ को देखेंगे। डिजीज़ इज़ अ स्पेसिफिक कंडीशन, बीमारी एक मखसूस हालत है। दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड, जो
افیکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے کسی بھی نارمل فنکشننگ آف دا باڈی اور مائنڈ، کسی بھی انسان کی حرکت جو اس کی معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ ڈیزیز اسپیسیفک کنڈیشن ہوتی ہے، جیسا کہ سر درد ہے تو اس کی کنڈیشن الگ ہے، دانتوں کا درد ہے اس کی کنڈیشن الگ ہے، کان میں درد ہے اس کی کنڈیشن الگ ہے۔ ڈیزیز از اے اسپیسیفک کنڈیشن، تو ہر بیماری کی اپنی مخصوص کنڈیشن ہوتی ہے دیٹ افیکٹ دا نارمل فنکشننگ آف دا باڈی اور مائنڈ، جو کسی بھی باڈی یا مائنڈ کے نارمل موومنٹ کو افیکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ اٹ میں بی کاز بائی انفیکشن، اور یہ جو بیماری ہے، ڈیزیز ہے، یہ کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جینیٹک فیکٹر، جینیاتی عوامل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور انوائرمنٹل انفلوئنسز یا کسی ماحول کے معاملات کی وجہ سے۔ اٹ یوزلی ہیز کلیئر سائن اینڈ سمٹمس، اس کی واضح علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں، سچ ایز فیور ان ملیریا، جیسا کہ ملیریا میں بخار کا ہو جانا، اور ہائی بلڈ شوگر ان ڈائبٹیز، یا شوگر میں بلڈ شوگر کا ہائی ہو جانا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں تک کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے، واٹ از ڈیزیز؟ ڈیزیز کیا ہے؟ گیو ایگزامپل۔ یہاں سے ہمارے پاس ڈیزیز کی ڈیفینیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور ڈیزیز از اے اسپیسیفک کنڈیشن دیٹ افیکٹ دا نارمل فنکشننگ آف دا باڈی اور مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیفینیشن ہے، آپ الگ سے ڈیفینیشن کے ساتھ اس کی کاز کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، جیسے آپ نے کویسچن لکھیں گے واٹ از ڈیزیز، گیو ایگزامپل، تو ڈیزیز کی ڈیفینیشن آپ کامے کے اندر لکھیں، ساتھ میں چھوٹی سی ہیڈنگ دے دے کاز، کہ یہ جو ڈیزیز ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے کون کون سے فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کی ایگزامپل دینی ہے۔ یہاں پر بک میں 2 ایگزامپل دی گئی ہیں، ایک ملیریا کی ہے اور دوسری ڈائبٹیز کی ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں، ٹاپک کی طرف، ڈس آرڈر، واٹ از ڈس آرڈر؟ گیو ایگزامپل۔ ڈس آرڈر مین این ایب نارمل کنڈیشن، ایک نارمل کنڈیشن ہے جو روزمرہ کی روٹین کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے متعلق ہوتی ہے، اور ایک ایب نارمل ہوتی ہے جو انسان روزمرہ کے معمولات خود حل نہیں کر سکتا، اس کو ایب نارمل کنڈیشن کہتے ہیں۔ دیٹ ڈسٹرب نارمل باڈی اسٹرکچر اور فنکشن، جو کسی بھی باڈی کی ساخت یا فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، بٹ میں ناٹ آلویز ہیو اے کلیئر کاز، لیکن اس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی، اسپیسیفک سمٹم یا کوئی واضح علامت نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل نیورولوجیکل ڈس آرڈر، اعصابی خرابی ہو سکتی ہے، نرو سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، لائک ایپیلیپسی جیسا کہ مرگی، اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر لائک اینگزائٹی، یا کوئی ذہنی صحت کی بے ترتیبی جیسا کہ ڈپریشن، پریشانی، بے چینی وغیرہ۔ تو یہ ہمارے پاس ہے ڈس آرڈر۔ ڈس آرڈر کی ڈیفینیشن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اور اس کے بعد اس کی آگے ایگزامپل ہیں۔ کویسچن ہمارے پاس ہے واٹ از ڈس آرڈر؟ گیو ایگزامپل۔ آپ نے ڈس آرڈر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی ایگزامپل لکھنی ہے۔ یہ سوال الگ الگ بھی آ سکتے ہیں اور اکٹھا بھی آ سکتا ہے۔ ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیزیز اینڈ ڈس آرڈر، ڈیزیز اور ڈس آرڈر کے درمیان فرق، تو آپ نے ان دونوں کو الگ الگ ہیڈنگ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ ڈیزیز کی ڈیفینیشن، اس کی کاز اور اس کی ایگزامپل لکھیں گے، پھر اس کے بعد ڈس آرڈر کی تعریف، اس کی کاز اور اس کی ایگزامپل لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ ایک پیج پر بھی لکھ سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ کالم بنا کر ایک سائڈ پر ڈیزیز اور دوسری سائڈ پر ڈس آرڈر، اور اس طریقے سے بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس طریقے سے سوال حل کریں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے امپیکٹ آف النس، کہ النس کے اثرات کہاں کہاں پر ہوتے ہیں، بیماریوں کے اثرات۔ ہم نے ابھی النس، ڈیزیز اینڈ ڈس آرڈر پڑھا ہے، اب اس کے اثرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ النس افیکٹ انڈیویژول، فیملیز اینڈ سوسائٹیز ایز اے ہول۔
इलनेस के जो असरात हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के चीज़ों पर अफेक्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल यानी फ़र्द की अपनी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, फैमिलीज़ ख़ानदान वाले जो उसके साथ उसकी फैमिली का हिस्सा होते हैं वो परेशान होते हैं, और आखिर में सोसाइटी एज अ होल मुकम्मल तौर पर। अब इन 3 चीज़ों की अलग अलग तफसील होगी कि इंडिविजुअल कैसे अफेक्ट करता है, फैमिलीज़ कैसे डिस्टर्ब होती हैं, और सोसाइटी कैसे डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इलनेस ऑन इंडिविजुअल, क्वेश्चन नंबर 4 होगा इम्पैक्ट ऑन इलनेस इन इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल पर, सबसे पहले इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट ऑफ इलनेस बयान करें। व्हेन अ पर्सन इज़ इल, यानी जब एक शख्स खुद बीमार होता है, ही फेसेस डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म डेली टास्क, तो चूँकि वो बीमार होता है लिहाजा वो फेस करता है डिफ़िकल्टी, मुश्किलात, टू परफॉर्म डेली टास्क, कि वो रोज़मर्रा के मामूलात को अदा कर सके। एक्सपीरियंसेस इमोशनल सफरिंग, और वो फिर क्या करता है, उसके इमोशन जो होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। एंड रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट, और उससे मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका होगा इम्पैक्ट ऑन इलनेस ऑन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल पर बीमारी के असरात क्या होते हैं। तो वो 3 तरह के असरात जो हैं वो अभी बयान किए हैं। द फैमिली, दूसरा पॉइंट है फैमिली कैसे डिस्टर्ब होती है। द फैमिली ऑफ एन इल पर्सन, किसी भी बीमार शख्स की जो फैमिली है, फेसेस फाइनेंशियल बर्डन, तो उन पर माली बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि एक शख्स बीमार होता है, उसकी दवा, इलाज और उसके टेस्ट वगैरह पर काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन का सामना करना पड़ता है ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल अखराजात की वजह से। इट्स लिमिट फैमिली ओवरऑल वेल बीइंग, तो ये लिमिट कर देती है, महदूद कर देती है फैमिली की ओवरऑल मुकम्मल वेल बीइंग, खुशहाली को। यानी अगर एक शख्स मुसलसल या थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बीमार होता है तो वो फैमिली पर बोझ बन जाता है उसके माली मसाइल की वजह से, क्योंकि तिब्बी अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और फिर वो फैमिली जो होती है वो तंगदस्ती की तरफ चली जाती है। फैमिली लिमिट ओवरऑल वेल बीइंग। तो दूसरा हमारा इम्पैक्ट ऑन इलनेस जो है वो है फैमिलीज़ पर। फैमिलीज़ पर किस तरह होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इस सवाल का जवाब लेना होगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास है सोसाइटी। एट द सोसाइटी लेवल, मुआशरती सतह पर कैसे इम्पैक्ट ऑफ इलनेस हैं। वाइड स्प्रेड इलनेस रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, वाइड स्प्रेड से मुराद वसी पैमाने पर जब बीमारी एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो फिर वो क्या करती है, प्रोडक्टिविटी यानी माशरे की जो पैदावारी सलाहियत है उसको कम कर देती है। इसकी आम एग्ज़ाम्पल आप लोग कोरोना की ले लें, जैसे पूरे सोसाइटी में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जब कोरोना की वबा आई थी तो फिर क्या हुआ था, सब लोग अपने घरों में महदूद हो गए थे, और फिर किस तरीके से वो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुई थी, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, और फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाती है हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर की कीमत, यानी अस्पतालों में रश हो जाता है, बेड्स नहीं मिलते, मरीज़ के लिए जगह नहीं होती, तो फिर कॉस्ट यानी प्राइस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं, और इस तरीके से वो डिमांड ज़्यादा करते हैं एंड पुट प्रेशर ऑन मेडिकल फैसिलिटीज़, और इसी तरीके से मेडिकल सहूलियात पर प्रेशर आ जाता है। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इलनेस 3 तरह के थे। पहले नंबर पर थे इंडिविजुअल, दूसरे नंबर पर थे फैमिलीज़ के, और तीसरे नंबर पर थे सोसाइटीज़ के। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन सोसाइटी, तो यहाँ तक हमारा इलनेस का टॉपिक ख़त्म होता है।